अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है द रैंसम ऑफ रेड चीफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, फ़नी, मज़ेदार सा यूनिट है जो ओ हेनरी का लिखा हुआ है। ओ हेनरी साहब बहुत मशहूर हैं, बहुत पुराने अदीब गुज़रे हैं जिनकी की खुसूसियत ये थी कि शॉर्ट स्टोरीज़ इनकी बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। और यूँ समझें कि एक दफ़ा आप सुनना शुरू करें या पढ़ना शुरू करें तो बस आप पढ़ते ही चले जाएं, पेज बाय पेज टर्न करते ही चले जाएं। तो आखिर में कुछ इंट्रोडक्शन उनका आएगा मज़ीद, मेरे ख़्याल से इन्होंने शायद दिया होगा बुक में। हाँ, तो आजकल जैसे कि बहुत सी जगहों पे क्या होता है कि कहानी या किताबें पढ़ने के बजाय सुनने पे ज़्यादा फोकस है। तो मेरी भी आदत अब है कि ज़्यादातर किताबें सुन के उनको कंज्यूम कर रहे होते हैं हम लोग, क्योंकि ये सुनना ज़्यादा आसान नहीं हुआ है कि आप चलते फिरते कोई भी काम करते हुए भी कहानी या किताब लगा के आप सुन सकते हैं। तो एक दफ़ा लगाओ वो हेनरी साहब की सीरीज़, जिसमें कि उनकी शॉर्ट स्टोरी तो बस फिर तो वो चलती चली जाती हैं, वो बंद करने का दिल नहीं चाहता। इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी मज़ेदार सी इनकी कहानियाँ हैं। तो बाहर उन कहानियों में से एक इंटरेस्टिंग सी, मज़ेदार सी, फ़नी सी कहानी इन्होंने यहाँ पे आपके लिए अडेप्ट की है, और यानी उसमें थोड़ी सी तब्दीली करके बच्चों के हिसाब से उसको थोड़ा एडजस्ट करके फिर आपके लिए यहाँ ऐड किया। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग तो निकाल ही लिए होंगे, तो ताकि हमारा ज़्यादा ध्यान कहानी समझने की तरफ हो, वर्ड्स के मीनिंग के पीछे 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 अपना भाग रहे होंगे, ये क्या बोला, ये क्या बोला। ठीक है, और सेंस को ज़्यादा हम जो है वो इम्पोर्टेंस दें अभी फ़िलहाल। तो शुरू करते हैं। स्टोरी about a kidnapping in which the kidnappers get more than they bargained for। तो रैंसम कहते ही किसको है? रैंसम कहते हैं तावान को, वो पैसे जो आप किसी को किडनैप करके मांगे। तो ये कहानी है किसी एक किडनैपिंग के बारे में जिसने किडनैपर्स को वो उनकी बार्गेनिंग से ज़्यादा चीज़ मिल गई। ये क्या बात हुई? तो ये महावरतन कहते हैं ना अंग्रेज़ी में कि यू आई गॉट मोर देन व्हाट आई बार्गेंड फॉर, यानी मुझे कुछ ज़्यादा ही मुश्किलें उठानी पड़ी। जितना मैंने सोचा था मसाइल होंगे, उससे ज़्यादा ही मसाइल मुझे फेस करने पड़ गए। ठीक है, तो बार्गेनिंग कहते हैं कि लड़ झगड़ के जो आप मोल करके किसी से चीज़ ख़रीदते हैं, तो आप कोशिश करते हैं ना कि अच्छे से अच्छे पैसों में ख़रीदें। तो बार्गेनिंग का एक्चुअल मतलब तो ये होता है, लेकिन चूँकि हमें मुहावरतन इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे वही मतलब होगा जो मैंने बताया। ठीक है, वी वर डाउन साउथ इन एलबामा, बिल ड्रिस्कॉल एंड माई सेल्फ। तो ये बिल ड्रिस्कॉल इनके दोस्त हैं और ये खुद हैं जो कि कहानी सुना रहे हैं अपनी। अब ये अमेरिका की बात हो रही है, तो अमेरिका का जो भी मैप है उसमें ये साउथ में की तरफ थे, साउदर्न स्टेट्स की तरफ थे, नॉर्दर्न स्टेट्स, साउदर्न स्टेट्स। ठीक है, तो साउदर्न स्टेट्स एलबामा में थे और इनका दोस्त था, इसका नाम था बिल ड्रिस्कॉल, और ये खुद। When this kidnapping idea struck us, जबकि ये अगवा करने का आइडिया हमारे जहन में आया। struck us मतलब बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से हिट किया उसने, कहा ओए ज़बरदस्त आइडिया भाई, मज़ा आ गया, ये आइडिया वाकई कामयाब रहेगा। ठीक है जी। बिल एंड मी हैड अबाउट $600। बिल के और मेरे पास तकरीबन $600 थे, एंड वी नीडेड जस्ट $2,000 मोर टू बाय सम लैंड इन वेस्टर्न इलिनॉइस। ये भी एक जगह का नाम है, इलिनॉइस के मगरिब की तरफ। तो बिल के मेरे पास $600 थे और हमें सिर्फ $2,000 और चाहिए थे कुछ ज़मीन ख़रीदने की, जो कि हम वेस्टर्न इलिनॉय में ख़रीदना चाहते थे। वी फिगर्ड दैट फैमिली लव इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट इन सेमी रूरल कम्युनिटीज़ एंड डिसाइडेड टू डू अ किडनैपिंग इन समिट, अ स्मॉल टाउन। एक छोटा सा कस्बा था समिट, हमने वहाँ सोचा कि किडनैपिंग करेंगे, क्योंकि हमें लगता था कि जो ख़ानदान में लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और सबसे ज़्यादा मजबूत मोहब्बत का रिश्ते ऐसी जगहों पे होते हैं जो कुछ गांव, कुछ देहाती और कुछ शहरी मिक्स सा कल्चर, मिक्स सी कम्युनिटी हो। यानी पक्के शहरियों में भी एक दूसरे से इतने अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होते और बहुत ज़्यादा देहाती इलाकों में भी एक दूसरे से इतने अच्छे शायद रिलेशनशिप नहीं होते इनके ख्याल में। तो इनका ख्याल था कि जो जो कुछ देहाती और कुछ शहर के बीच की जगह हो, जिसको टाउन कहते हैं ऐसे, तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों में रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं। तो उससे क्या होना था
कि जब आप एक दूसरे से मोहब्बत ज़्यादा होती है तो उनके ख्याल ये था कि फिर एक दूसरे, अगर उनमें से किसी को हमने अगवा कर लिया तो उसके लिए पैसे भी ज़्यादा मिल जाएंगे हमें उसको छुड़ाने के लिए. We selected for our victim the only child of a prominent citizen named Ebenezer Dorset. हमने जो सेलेक्ट किया अपना विक्टिम यानी शिकार, तो वो एक इकलौता बेटा था, एक बहुत ही मशहूर शहरी थे वहाँ के, दूसरों से ज़रा मुमताज़ शहरी थे, जिनका नाम था एबेनेज़र डॉर्सेट. मिस्टर डॉर्सेट वॉज नोन फॉर हिज वेल्थ, वो मशहूर थे अपनी जायदाद के हवाले से, विच ही मेड फ्रॉम लेंडिंग, मॉर्गेजेस एंड मेकिंग फोरक्लोजर्स. अच्छा, ये भी कोई बहुत अच्छे आदमी नहीं थे. तो इन्होंने, इनकी अपनी दौलत के लिए मशहूर थे जो कि उन्होंने बनाई थी उधार दे दे के. मॉर्गेजेस वो उधार होते हैं जो घर बनाने के लिए लिए जाते हैं. एंड मेकिंग फोरक्लोजर्स, अच्छा जो मॉर्गेज देता है ना उसको पता होता है कि फोरक्लोजर तो होना ही है. फोरक्लोजर क्या होता है कि आपने किसी को पैसे दिए घर बनाने के लिए, वो टाइम पे पैसे नहीं लौटा पाया, आपने उसके घर पे कब्जा कर लिया, तो ये कानूनी तौर पे जायज़ होता है आपके लिए. तो इस तरह से जो है वो काफ़ी फ़ायदे में रहते हैं बहुत से लोग, और बहुत अमीर भी हो जाते हैं कि एक बंदे को आपने कोई चीज़ उधार पे दी, फिर वो वक्त पे पैसे नहीं लौटा पाया, फिर आपने चीज़ पे कब्जा कर लिया उसकी. ठीक है, तो फोरक्लोजर कहते हैं ऐसी जायदाद पे जब्ती, जिसको उर्दू में शायद कुर्की भी कहते हैं. तो ऐसी जायदाद को जब्त कर लेना जिसका कि आपको लोन लौटाया नहीं गया हो. तो उधार देते थे और फिर उसके बाद जायदादें जब्त करते थे. ये काम कर करके खूब पैसे कमा लिए थे इन्होंने. द किड वॉज अ बॉय ऑफ 10, ये बच्चा 10 साल का था, विद फ्रैकल्स, और उसके चेहरे पे छाइयाँ थी, एंड ब्राइट रेड हेयर, और उसके बाल बड़े चमकते हुए लाल थे. बिल एंड मी फिगर्ड दैट एबेनेज़र वुड एग्री टू पे अ रैंसम ऑफ $2,000. बिल ने और मैंने आपस में ये हमें एग्रीमेंट हुआ, हमने ये अंदाज़ा लगाया, फिगर्ड अंदाज़ा लगाया कि मिस्टर एबेनेज़र तो मान जाएंगे हमें $2,000 का रैंसम देने के लिए. बट वेट टिल आई टेल यू व्हाट हैपेंड, लेकिन आप ज़रा सब्र तो करें, देखें कि मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था. About 2 miles from Summit was a little tree covered mountain. समिट से 2 मील दूर एक दरख्तों से भरा, दरख्तों से छुपा पहाड़ था, या दरख्तों से ढका पहाड़ था. अब सही है. ऑन द रेयर स्लोप ऑफ द माउंटेन वॉज अ केव. अच्छा, पहाड़ ऐसे था और ये टाउन था, तो रेयर केव होगा जो इसके पीछे के का हिस्सा है. तो पिछले हिस्से की तरफ यहाँ कोई केव था, यानी कोई गार सा था. ये टाउन है और ये पहाड़ है, तो यहाँ से चढ़ के जाएंगे, फिर यहाँ उतरेंगे, फिर यहाँ पे, या फिर यूं घूम के आए तो फिर आप यहाँ पे पहुँचेंगे. ठीक है, तो एक पहाड़ था, उस पहाड़ में गार था जो उसकी पिछली साइड पे था. देयर वी स्टोर प्रोविजंस. प्रोविजंस कहते हैं वो सामान को जो किसी सफ़र के लिए या कहीं वक्त गुजारने के लिए आप महफूज करें. तो वहाँ उस गार में ले जाके हमने अपने वक्त गुजारने के लिए कुछ सामान वामान ले आके महफूज कर दिया. अच्छा जी. वन इवनिंग वी ड्रोव इन अ बगी पास्ट ओल्ड डॉर्सेट्स हाउस. एक शाम हम ना एक बगी में बैठ के उस उन साहब के, जो कि डॉर्सेट जो साहब थे जिनका के बच्चे को अगवा करना था, उनके घर के सामने से हम गुजरे. द किड वॉज इन द स्ट्रीट. बच्चा सड़क पे खेल रहा था, थ्रोइंग रॉक्स एट अ किटन ऑन द अपोजिट फेंस. और उस गली में एक तरफ खड़ा बच्चा खेल रहा था, दूसरी तरफ कुछ बाड़ लगी हुई थी लकड़ी की, वहाँ पे एक बिल्ली बैठी हुई थी. ये उस बच्चा उसको पत्थर मार रहा था. Hey, says Bill. Would you like some candy? Oh, तुम्हें कुछ कैंडी, कुछ टॉफ़ी वॉफ़ी खानी है? The boy threw a piece of brick at Bill's head. बच्चे ने जो है ना वो ईंट का एक टुकड़ा उठा के ना बिल के सर पे मार दिया. That boy put up a fight. उस बच्चे ने काफ़ी लड़ा हमसे ना, काफ़ी मुकाबला किया. But eventually we got him in the buggy. लेकिन आखिरकार हम उसको बगी में डालने में कामयाब हो गए. And drove up to the cave. और उसको चला के हम गार तक ले गए. After dark, I drove the buggy back to the village I had hired it in and walked back. और उसके बाद मैंने वो बगी चला के जो है ना मैं वापस गांव लेके गया, जिस गांव से मैंने इसको किराए पे लिया था बगी को, और फिर मैं वापस पैदल आ गया. बिल वॉज एग्जामिनिंग एंड ट्रीटिंग द स्क्रैचेस एंड ब्रूजेस ऑन हिज फेस एंड लेग्स. और उस वक्त बिल जो है ना वो जायज़ा ले रहा था कि, और इलाज कर रहा था अपने उन खराशों की जो कि उसके मुंह पे और चेहरे और टांगों पे लगी थी. ठीक है, स्क्रैचेस और ब्रूजेस दोनों जो है वो खराशें और चोट के निशान के लिए कहे जाते हैं. ठीक है, तो देयर वाज अ फ्री फायर बर्निंग. अच्छा, थोड़ा दूर हो गया, करीब कर लूँ ज़रा.
जी, देयर वाज अ फायर बर्निंग इन द केव। गार में एक आग लगी जल रही थी, एंड द बॉय वाज सिटिंग बाय इट, और बच्चा, उस लड़का उसके पास बैठा था उस आग के। तो द बॉय वाज सिटिंग बाय इट, बच्चा उस आग के पास बैठा था, और विद टू बजर टेल फेदर्स स्टक इन हिज रेड हेयर, और दो जो है वो एक चील जैसा परिंदा होता है, समझ लें, एक आपका उकाब कह लें। तो दो उकाब के की दुम के पर जो है ना, वो उसके उसके बालों में जो है वो लगे हुए थे। स्टक तो फंसे हुए को भी कहते हैं, फंसे हुए थे या लगे हुए थे उसके लाल बालों में। ही पॉइंट्स अ स्टिक एट मी एंड सेज, उसने एक लकड़ी से मेरी तरफ इशारा किया और कहा, हा कास्ट पेल फेस, डू यू डेयर टू एंटर रेड चीफ्स कैंप? ओए ओ पीली चमड़ी वाले, ओ गोरी चमड़ी वाले, ओ पीले मुंह वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम रेड चीफ के कैंप में दाखिल हो सको? अच्छा, इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है, थोड़ा सा वो जल्दी जल्दी समझा दूं कि आप जानते हैं कि दुनिया जो थी, दुनिया कहाँ दिखाऊं मैं आपको, यहाँ ज़रा दिखाता हूँ। तो अगर दुनिया को देखें तो दुनिया में जो है वो 7 बर-ए-आज़म है ना, और उसमें से हम एशिया में रहते हैं। ठीक है, एक रफ से स्केच बना देते हैं समझाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ये रहा, ये अफ्रीका हो गया, ये अमेरिका हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं है अमेरिका, थोड़ा सा वैसे, ये अमेरिकाज़ हो गए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, और ये यूरोप हो गया, ये रशिया हो गया। चलें, रशिया तो कॉन्टिनेंट नहीं है लेकिन मतलब बड़ा इलाका है। तो एक ज़माना था कि पूरी दुनिया पे अंग्रेज़ों का राज था, यानी ब्रिटिशर्स का राज था, जो कि इस एरिया में पाए जाते थे, और उनका राज जो है वो पूरी दुनिया में यहाँ वहाँ सब जगह जो है वो राज करते थे। इसी राज के दौरान अ, दुनिया का कुछ हिस्सा था जो कभी कभी दुनिया ने एक्सप्लोर ही नहीं किया था। दुनिया समझती थी कि बस यही दुनिया है, इतनी, ठीक है, और इसका ये वाला एरिया कभी दुनिया ने एक्सप्लोर ही नहीं किया था, या समझ लें कि हमें नहीं पता था कि एक्सप्लोर हुआ है कि नहीं हुआ। तो उस ज़माने में दुनिया के बहुत से लोगों ने अच्छे अच्छे जहाज़ बनाना शुरू कर दिए थे, पानी के जहाज़, और जहाज़ों की मदद से वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे। इसी एक्सप्लोरेशन के दौरान जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने इन कॉन्टिनेंट्स को भी दरियाफ्त किया, और इनको अमेरिकाज़ का नाम दिया। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका में से भी अब ये बीच का हिस्सा जो है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाता है, ठीक है। तो जब ये लोग यहाँ से, कुछ इंग्लैंड के लोग, कहीं से स्पेन के लोग, वो भी यहाँ पे, यूरोप का एक मुल्क है, और कुछ इटली के लोग, और कुछ पोर्चुगीज़, और मुख्तलिफ़ कौमों के यहाँ के जो डेवलप्ड लोग थे उस ज़माने में, वो अपने अपने जहाज़ों की मदद से जब उन्होंने नया इलाका दरियाफ्त किया, उन्होंने कहा क्यों ना इस ज़मीन पर कब्ज़ा किया जाए, पूरे पूरे बर-ए-आज़म खाली पड़े हैं, या खाली का मतलब कोई ऐसी वहाँ पे फ़ोर्स मौजूद नहीं है जो हमसे बाकायदा जंग कर सके, तो क्यों ना इन पर कब्ज़ा किया जाए। अब इन बर-ए-आज़मों पे रहने वाले लोग बड़े सादे-सूदे से होते थे, उनके पास ना कोई बंदूकें थी, ना ऐसी कोई तरक्की थी, वो तो तीर कमान से शिकार करते थे, और बहुत ही सादी ज़िंदगी गुजारते थे। उनके पास बाकायदा फ़ौजें भी नहीं थी, जबकि यहाँ पे तो गन्स वन्स सब आ गई थी, और बहरी जहाज़ भी आ गए थे, और फ़ौजें ज़बरदस्त मौजूद थी। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मौका गनीमत जाना और यहाँ से हमला किया इन तमाम बर-ए-आज़म की कौमों के ऊपर, और बहुत बड़े बड़े इलाके इनसे छीन लिए। तो इस लड़ाई में एक तरफ जो ये इस इलाके के लोग थे, और इधर जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। अब ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस कह लें, तो यूरोपियंस आमतौर पे गोरे होते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोगों के उनको गोरा लोग कहते हैं, गोरा साहब कहते हैं, वो गोरे होते हैं। जबकि ये लोग जो थे ये थोड़े से डार्क स्किन के थे, काले नहीं थे, काले तो अफ्रीका में होते हैं, ये काले नहीं थे, थोड़े से डार्क स्किन थे, या यूँ कह लें कि रेड स्किन थे, ठीक है, थोड़ी इनकी स्किन थोड़ी डार्कर कलर की थी, गोरे नहीं थे। तो इसीलिए इन लोगों का नाम रेड इंडियंस पड़ गया, जो एक्चुअली इनका सही नाम तो क्या होना चाहिए था, इनका सही नाम है नेटिव अमेरिकन, अमेरिका के असल रहने वाले। खैर, तो इनकी लैंग्वेज भी थोड़ी डिफरेंट थी, अंग्रेज़ी ये बोलते नहीं थे, ये अंग्रेज़ी या फ्रेंच या पोर्चुगीज़ या स्पेनिश बोलते थे ये लोग। तो ये लोगों ने जब हमला किया तो बड़ी ठीक ठाक जंग हुई, और ज़ाहिर है चूँकि इनके पास तो गनें थीं, तो इन्होंने बड़ी आसानी से इनकी लाखों की आबादियों को जो है ख़त्म कर दिया बड़ी आराम से। तो बड़ी आपस में ना नापसंदीदगी, और दिल बड़े दुखे हुए एक दूसरे से, ख़ास तौर पे इनको तो बहुत ही, चूँकि इनके कत्ल व गारत हुआ, और इन्होंने, गोरों ने काफ़ी
प्रोपेगेंडा मचाया इनके खिलाफ कि जी ये जो रेड इंडियंस हैं ना बड़े बुरे लोग हैं, बहुत वहशी जंगली इंसानों को खा जाते हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं, तो मारो इनको मारो। तो वो जो उन्होंने लाखों करोड़ों रेड इंडियंस को मारा या नेटिव अमेरिकन को मारा, तो उसके पीछे उन्होंने उस ज़माने में जवाब पैदा किया कि तो बिल्कुल जंगली लोग हैं, इनको मार देना है, इनको भगा देना है, ज़मीन पर हमने अपना अख्तियार बनाना है ताकि ज़मीन का फ़ायदा हो, वगैरह वगैरह। और इधर ये बेचारे ये देखते रहे कि हमारी पूरी पूरी नस्ल तबाह कर दी गई, बच्चे बूढ़े जब सबको पकड़ के सबको मारा इन्होंने, सबको जान से मार दिया, बहुत बड़ी आबादी तबाह की गई। तो ये खींचातानी आज भी मौजूद है। तो उस ज़माने में जो गोरों का अदब होता था ना, जो लोग गोरे होते थे और यानी जो ब्रिटिशर्स हैं या स्पेनिश हैं या इटालियन हैं या इस तरह के लोग जिन्होंने कि हमला किया था, वो जब अपना कोई आर्ट कोई अदब लिखते थे या कोई कहानियाँ लिखते थे, तो उनमें से अक्सर लोग ना इन रेड इंडियंस को बुरा ही दिखाते थे, उनको काफ़ी अनकल्चर्ड, जाहिल, गंवार, जंगली, ठीक है, इस तरह का लोग दिखाए जाते थे ताकि पब्लिक का सेंटिमेंट ऐसा ना हो, पब्लिक के अच्छा ऐसे ऐसे जंगलियों को मार रहे हैं तो फिर ठीक ही मार रहे होंगे। तो ये बाकायदा एक नेशनल एजेंडा था जो गवर्नमेंट की तरफ से इन्फोर्स हुआ था उस ज़माने में कि जी रेड इंडियंस को बहुत बुरा दिखाया जाए ताकि उनको मारने का जवाब मिल जाए और लोग इतना शोर ना मचाएं कि क्यों मार रहे हो भाई बेचारे गरीब लोगों को। और उस ज़माने में जो आहिस्ता आहिस्ता प्लेस लिखे गए और फिर उसके बाद काफ़ी अरसे तक जो इवन मूवीज़ भी जो बनती रहीं उनमें भी रेड इंडियंस को बहुत बुरा दिखाया गया, जंगली और खूंखार और बड़े ख़तरनाक। अब जाके अमेरिका ने ये रियलाइज़ किया और उस वक्त जो ब्रिटिशर्स थे, अब अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स के जो मुख्तलिफ सियासतदान हैं, उन्होंने ये कहा कि हमने किया, जुल्म किया, ज़्यादती हुई हमसे। खैर ये सारी कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि रेड इंडियंस का एक सर्टेन हुलिया होता था, वो ख़ास अंदाज से मूव अराउंड करते थे। और वो जो गोरे लोग थे ना उनको पेल फेस कहते थे, वो पीले मुंह वाले, ठीक है। तो ये उनको मुखातिब करने के लिए ये एक वर्ड लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। वो इनको जब रेड इंडियन कहते थे, वो लाल खाल वाले, तो ये उनके जवाब में उनको कहते थे वो तुम पीले मुंह वाले, पेल फेस, ठीक है। तो ये कोई अच्छा नाम नहीं था उनकी तरफ से, उन्होंने गुस्से में नाम रखा था इनका। और आमतौर पे वो जब तैयार होते थे किसी इवेंट के लिए तो वो कुछ परिंदों के पर वर सर में ऐसे लगा लेते थे और जनाब वो अमूमन उनके बहुत से यहाँ जो है वो ऐसे इस तरह के परिंदों के, जानवरों की खालों के, इस तरह की चीज़ों को के कपड़े बनाए जाते थे। तो और वो आग के गिर्द बैठना और आग के गिर्द डांस करना, ये भी एक उनका कल्चर था। लेकिन वैसा नहीं था एग्जैक्टली जैसा ये लोग दिखाते हैं ना मूवीज़ में, इतने बुरे भी नहीं थे हालात। लेकिन बहरहाल खैर इस मसले को जाने दें। बताना, इतनी लंबी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि इस बच्चे ने ऐसा हुलिया बनाया हुआ क्यों था। ये अपने आप को रेड इंडियन प्रिटेंड कर रहा था, आग जला के बैठा हुआ है और रेड इंडियन का चीफ बना हुआ है, जी मैं रेड इंडियन का सरदार हूँ, तुमने मेरे कैंप में आने की हिम्मत कैसे की, मैं तो कच्चा चबा दूंगा। आप हालांकि आपको पता है, मैंने भी समझाया रेड इंडियन ऐसे नहीं थे। ये इन्होंने कहानियां बना बना के बच्चों के दिमाग में भी इतना डाल दिया था कि बच्चे ने भी जब अपने आप को कोई विलन बनाने का सोचा तो रेड इंडियन सरदार बनाया, ठीक है जी। तो चूंकि वो शरारती बच्चा है तो उसको रेड इंडियन से मिला दो, यूं कह लें। तो उसने कहा कि ओ बदमाश, ओ बदनसीब, ओ बदनसीब पीले मुंह वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रेड इंडियन चीफ के कैंप में आने की। तो अब बिल ने कहा ही इज़ ऑल राइट नाउ, भाई अब तो काफ़ी बेहतर हालात हैं उसके, इस बच्चे के। वी आर प्लेइंग रेड इंडियंस, भाई हम लोग अभी जो है ना वो रेड इंडियंस का गेम खेल रहे हैं। आई एम ओल्ड हैंक, रेड चीफ्स कैप्टिव, और मैं जो ना वो ओल्ड हैंक बना हुआ हूँ, जो इस रेड इंडियन चीफ का जो है ना मैं कैप्टिव हूँ, यानी कैदी हूँ मैं इसका, इसने मुझे कैद किया हुआ है इस खेल में, हम एक खेल खेल रहे हैं भाई। एंड आई एम टू बी स्कैल्ड एट डे ब्रेक, आउच, दैट किड कैन किक हार्ड। और भाई मेरी तो खोपड़ी उड़ा दी जाएगी सुबह होते ही। आए हाय, बच्चा बड़ी जोर की लात मारता है भाई। तो ये बड़े अजीब ही ना कंफ्यूज सी हालत में पड़ा हुआ, अपनी मरहम पट्टी कर रहा और बता रहा कि हम लोग खेल खेल रहे हैं इसके लिए। अब वो एक्चुअली हुआ क्या होगा कि बच्चा जब मचलेगा और भागने की कोशिश करेगा तो उसको बहलाने के लिए इसने सोचा होगा बिल ने कि मैं क्यों ना कोई खेल वेल खेल लूँ उसके साथ, जब तक मेरा साथी ना आ जाए फिर पकड़ के उसे बांध देंगे, मार पकड़ लेंगे। लेकिन ये बच्चा है भी बहुत शैतान, लात बात भी चला रहा है। तो हम जो खेल खेल रहे हैं उसके अंदर जो है वो मैं इसका इसने मुझे पकड़ा हुआ है, मैं कैप्टन हूँ, इसका कैदी हूँ, और सुबह जो है मेरा खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। अब स्कैल्प्ड कहना, स्कैल्प जो है मशहूर किया जाता था कि जब ये रेड इंडियंस बहुत ज़्यादा किसी से नफ़रत करने लगते थे और वो अगर इनकी कैद में आ जाता था
जैसे कोई दुश्मन का फौजी और उसने बहुत इनको नुकसान पहुंचाया होता था, तो ये मशहूर कर दिया गया था कि ये उसका सर उड़ा देते हैं या फिर उसके सर की खाल उतार देते हैं। सर के बालों से पकड़ते हैं सर के खाल को और फिर तेज छुरी से पूरी खाल उतार देते हैं। ठीक है, तो ये सजा के तौर पे जो है ना, सर की खाल बालों समेत ऊपर से उड़ा दी जाती थी तेज चाकू से। तो मेरे साथ ये होने वाला है अभी। मतलब बच्चा ने ऐलान किया कि अब सुबह होगी और हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। मतलब खेल खेल में कह रहा है, लेकिन आगे जाके अंदाजा होगा कि बच्चा इतना खेल खेल में भी नहीं कह रहा, वो काफी सीरियस हो जाता है खेल खेल में भी। दैट बॉय सीम्स वेरी हैप्पी, बट लड़का बड़ा खुश नजर आ रहा था। द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वाज अ कैप्टिव। और जो जो बाहर कैंपिंग करने का मजा है, उसने तो उसको भुला ही दिया था कि वो एक कैदी है यहाँ पे। ही इमीजिएटली नेम्ड मी स्नेक आई द स्पाई। फौरन ही उसने मेरा नाम रख दिया स्नेक आई, जासूस। एंड अनाउंस दैट आई वाज टू मीट माय एंड नेक्स्ट डे। और बताओ, ये ऐलान कर दिया कि अगले दिन तो मेरा काम तमाम होने वाला है। देन वी हैड सपर, फिर हमने खाना वाना खाया। एंड ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ मीट, और उसने अपना मुंह गोश्त से भर लिया। गोश्त, ब्रेड एंड ग्रेवी से। तो ग्रेवी कहते हैं हमारे जैसे सालन। तो उसने गोश्त और रोटी और सालन से अपना मुंह भर लिया और फिर बातें भी कर रहा था। एंड हिज स्पीच वेंट समथिंग लाइक दिस, और उसकी बातें ना कुछ ऐसे चली रही थी। आई नेवर कैम्प्ड आउट बिफोर, इट्स फन। मैं तो कभी बाहर कभी मैंने कैंपिंग नहीं की है, तो बड़ा मज़ेदार काम है। बट आई हैड अ पेट वंस, लेकिन एक ज़माने मेरे पास एक पेट था, एंड पालतू जानवर। एंड आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे, और मैं पिछली सालगिरह में मेरी उम्र 9 साल थी। आर देयर एनी रियल रेड इंडियंस इन दिस वुड? क्या इन जंगलों में कोई असली रेड इंडियंस हैं? आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, लाओ मुझे ज़रा सालन तो देना थोड़ा सा। डू द मूविंग ट्रीज मेक द विंड ब्लो? क्या ये दरख्त जो हिल रहे हैं इसकी वजह से हवा चलती है? अजीब, मतलब बोलने का इतना शौकीन कि बोले चले जा रहा, बोले चले जा रहा, चुप ही नहीं कर रहा। We had 5 puppies. What makes your nose so red? Hank, my father has lots of money. Are the stars hot? The oxen makes Do oxen makes any noise? Are the oranges round? A parrot can talk, but a monkey or a fish can't. बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। हमारे 5 पपीज़ हैं, 5 हमारे पास कुत्ते के पिल्ले हैं। तो तुम्हारी नाक इतनी लाल क्यों है? कि मेरे अब्बा के पास बहुत पैसे हैं। ये सितारे इतने गर्म, क्या क्या सितारे गर्म होते हैं? ये बैल आवाज़ें निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? ये क्या ऑरेंजेस को आप राउंड कहेंगे या क्या कहेंगे, ओवल कहेंगे? क्या शेप होता है ऑरेंजेस का? ये तोता तो बातें करता है, ये बंदर और मछली क्यों बातें नहीं करते? एवरी फ्यू मिनट्स ही वुड रिमेंबर दैट ही वॉज रेड इंडियन। और फिर हर कुछ मिनट के बाद उसको याद आ जाता कि वो रेड इंडियन है। एंड वुड लेट आउट अ वॉर वूप, और फिर वो एक चीख निकालता, जंगी चीख जो उनकी होती ना, वो करके। वो रेड इंडियंस के बारे में मशहूर था कि वैसी चीख मारते थे जंग में, तो वो ऐसे ही शुरू हो जाता। एंड मेड ओल्ड हैंक शिवर, और जो ओल्ड हैंक जो है ना वो कप कपाने लगता। दैट बॉय हैड बिल टेरराइज फ्रॉम द स्टार्ट, और उस बच्चे ने बिल को जो है ना शुरू से ही खौफ में मुब्तला कर दिया था। आई से किड वुड यू लाइक टू गो होम? मैंने कहा उस बच्चे से कि ओ बच्चे, तुम्हें घर जाना है? घर जाने का दिल चाहता है? व्हाट फॉर? क्यों भाई, क्यों? मैं क्यों जाऊं घर? सेज ही, उसने कहा। डोंट हैव एनी फन एट होम, आई हेट स्कूल। मुझे तो घर में कोई मज़ा नहीं आता, स्कूल से तो नफरत है मुझे। आई लाइक कैंपिंग, मुझे कैंपिंग में बड़ा मज़ा आता है। यू वॉन्ट टेक मी होम स्नेक आई, विल यू? मुझे घर नहीं लेके जाओगे ना तुम? हैं स्नेक आई, घर तो नहीं लेके जाओगे ना? नॉट राइट अवे, सेज आई। मैंने कहा नहीं नहीं, फॉरन तो नहीं लेके जाऊंगा। ये सेज ही, आई नेवर हैड सच फन इन ऑल माई लाइफ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना मज़ा कभी नहीं किया। एट अबाउट 11 o'clock वी स्प्रेड डाउन सम वाइट ब्लैंकेट्स एंड वेंट टू बेड। रात को 11 बजे हमने कुछ कंबल अम्बल बिछाए और सोने के लिए लेट गए। रेड चीफ केप्ट अस अवेक फॉर 3 hours, और फिर उसके बाद भी उस रेड चीफ ने, उस बच्चे ने इनको जगा के रखा 3 घंटे तक। जंपिंग अप एंड रीचिंग फॉर हिज राइफल, और अचानक से उठ के खड़ा हो जाता छलांग मार के अपनी राइफल उठाने के लिए, जो नहीं थी, ऐसी इमेजिनरी या कोई डंडी की बना ली होगी। एंड स्क्रीचिंग इन आवर ईयर्स, और चीख चीख के हमारे कानों में बोलना। एज ईच क्रैकल ऑफ अ ट्विग और द रसल ऑफ अ लीफ मेड हिम इमेजिन दैट आउटलॉज वर अप्रोचिंग। और बिल्कुल हल्का सा भी कोई कोई यहाँ तक कि कोई छोटी सी शाख भी अगर हिलती ना, या पत्ते भी अपनी जगह से, पत्तों की रसलिंग होती है, वो जो सरसराने की आवाज़ होती है, तो पत्तों की सरसराहट भी आती, तो फ़ौरन ही जो है वो इमेजिन करने लग जाता, सोचने लग जाता कि ओहो आ गए बदमाश, आ गए गुंडे, आ गए कोई जो है वो अपना डाकू आ गए, जो आ रहे हैं, चलो हमें मुकाबला करना है, उठो उठो। फ़ौरन ही वो शुरू हो जाते हैं अपना ड्रामा।
एट लास्ट आई फेल इन टू ट्रबल्ड स्लीप। आखिरकार बड़ी मैं एक अजीब व गरीब नींद में सोया था। यानी ट्रबल्ड का मतलब होता है इत्मीनान से ना सोना, बहुत मुश्किल नींद होती है, यानी कभी उठ रहे हैं कभी सो रहे हैं, अजीब व गरीब ख्वाब आ रहे हैं, इस तरह की नींद को ट्रबल्ड स्लीप कहते हैं। एंड ड्रीम्ड दैट आई हैड बीन किडनैप्ड एंड चेंज्ड टू अ ट्री बाय अ फेरोशियस पायरेट विद रेड हेयर। और मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे किसी ने अगवा कर लिया और जो है मुझे जंजीरों से जो है एक दरख्त से बांध दिया, एक बहुत ही खूंखार ख़तरनाक किस्म के कज़ाक़ ने, जिसके कि लाल बाल हैं। तो बच्चे ने इतना इनके साथ हंगामा शोर शराबा किया कि ये बच्चे के डर से ख्वाब देखना शुरू हो गया ड्राउने। जस्ट एट डे ब्रेक, अभी सुबह ही हुई थी। डे ब्रेक कहेंगे ना बिल्कुल सुबह सुबह जब दिन की यानी रोशनी फूट रही है। आई वॉज अवेकन बाय ऑफुल स्ट्रीम्स फ्रॉम बिल, और मेरी आँख खुली जबकि बिल बड़ा बुरी तरह से चिल्ला रहा था। आई जम्प्ड अप टू सी व्हाट द मैटर वाज, मैं फ़ौरन खड़ा हुआ कि देखूं क्या है मसला। रेड चीफ वॉज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट, रेड चीफ जो है बिल की सीने पे चढ़ा हुआ था। होल्डिंग हिम बाय हेयर, उसको उसने बालों से पकड़ा हुआ था। इन हिज अदर हैंड ही हैड द शार्प नाइफ, उसके दूसरे हाथ में एक बड़ा तेज धार चाकू था। एंड ही वॉज सीरियसली ट्राइंग टू टेक बिल्स कैप, वो वाकई सीरियस था, वो वाकई जो है वो बिल का स्कैल्प जो है वो उतारने की कोशिश कर रहा था, यानी सर की खाल। एज ही हैड प्रॉमिस्ड द इवनिंग बिफोर, जैसे कि उसने पिछले रात में जो है वो वादा किया था कि मैं तुम्हारे खाल उतार दूंगा सर की। आई गॉट द नाइफ अवे फ्रॉम द किड एंड मेड हिम लाई डाउन अगेन, मैंने बड़ी मुश्किल से तो उसका चाकू छीना बच्चे से और फिर उसको दोबारा लेटने के लिए कहा, या लेटने पे मजबूर किया ज़बरदस्ती। बट फ्रॉम दैट मोमेंट बिल स्पिरिट वॉज ब्रोकन, लेकिन इस लम्हे के बाद ना बिल के जो स्पिरिट था ना वो टूट गया था। यानी बिल की हिम्मत जो है ना जवाब दे गई थी, या बिल ने हार मान ली थी उस बच्चे के सामने, या बिल के दिल में उसके लिए खौफ बैठ गया था। इन तमाम बातों के लिए ये लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा, स्पिरिट इज़ ब्रोकन। स्पिरिट इज़ ब्रोकन का मतलब है कि अब बस हो गई थी उसकी। अब जो है वो एक उसके अंदर एक अनजाना सा खौफ या अनजानी सी एक कैफियत आ गई थी। अब वो नई सिचुएशन में आ गया था बिल साहब। अब अगवा करने वालों में से नहीं रहा था, बल्कि वो ऐसा लग रहा था अगवा होने वालों में से हो गया हो। बहरहाल ही लेट डाउन ऑन हिज साइड ऑफ द बेड, वो लेट गया अपनी तरफ के बिस्तर पे जो बिस्तर सा उन्होंने बिछाया था। बट ही नेवर क्लोज एन आई अगेन इन स्लीप एज लॉन्ग एज दैट बॉय वाज विद अस, लेकिन उसके बाद उसने कभी कोई एक आंख भी बंद नहीं की अपनी सोने के लिए जब तक कि वो बच्चा हमारे साथ रहा, एक लम्हे ना सोया वो। Ain't it awful, Sam? No one will pay money to get a little imp like that back. यार कितना अजीब है ना, कितना गंदा ख़राब मामला ये है सैम, उसने कहा, जो बिल था, कि कोई भी जो है ना वो पैसे हमें नहीं देगा इस छोटे से शैतान के को वापस लेने के लिए। इम्प कहते हैं शैतान को, या शैतानी कोई चीज़। His parents will, says I, मैंने कहा कि नहीं इसके वालिदैन दे देंगे पैसे यार। I went to the top of the little mountain and looked around. मैं उस छोटे से पहाड़ जिस पे हम थे उसके पहाड़ी के ऊपर गया और इधर उधर देखा। Over towards summit I expected to see a search party. उस तरफ वो समिट का जो टाउन था उस तरफ मुझे अंदाज़ा हो रहा था, या मेरा ख्याल था कि वहाँ से कोई सर्च पार्टी आ रही होगी। सर्च पार्टी क्या होती है, जब कोई बच्चा खो जाता है तो आसपास के लोग सब मिलकर उसको ढूंढने निकलते हैं, खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहाँ पे उम्मीद होती है कि शायद वो हो किसी जंगल वंगल में, अगर करीब में कोई जंगल होता है तो, या किसी और इलाके में। आमतौर पे छोटे छोटे गाँवों में, देहातों में, विलेजेस में ये सर्च पार्टी ज़्यादा होती हैं कि लोग एक दूसरे को सभी जानते हैं तो सब मिलके निकल खड़े होते हैं, आओ भाई तुम्हारा बच्चा ढूंढने कहाँ चला गया। तो मैं समझ रहा था कि इस इलाके से सर्च पार्टी निकल के आएगी, इधर उधर तलाश करेगी। बट वॉट आई सॉ वॉज अ पीसफुल लैंडस्केप, लेकिन मुझे वो देखा बिल्कुल पुरअमन सी एक सरजमीन देखी। परहैप्स सेज आई टू मी माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि शायद इट हैज़ नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, शायद अभी किसी को पता ही ना चला वो कि बच्चा अगवा हो गया है। When I got to the cave, I found Bill backed up against the side of it. जब मैं गार के करीब पहुंचा तो मैंने देखा बिल जो उसके एक कोने की तरफ बिल्कुल पीछे दीवार से लगा मौजूद है, ब्रीदिंग हार्ड, बहुत तेज से सांस ले रहा है। एंड द बॉय थ्रेटनिंग टू स्मैश हिम विद अ रॉक हाफ एज बिग एज कोकोनट, और तकरीबन आधे कोकोनट, हाफ एज बिग तकरीबन आधा कोकोनट के आधे जितना, तो तकरीबन आधे कोकोनट के साइज़ का पत्थर लेके वो जो है ना बिल को धमका रहा है कि तुम्हें मैं उससे कुचल दूंगा, तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, तुम्हें कुचल दूंगा मैं इससे। अब बिल जो है लंबे लंबे सांस ले रहा है, ये भाई बच्चा मार देगा मुझे तो। He put a red hot boiled potato down my back. अरे बिल एक्सप्लेन, बिल ने समझाते हुए बताया कि भाई इसने एक उबलता हुआ गरम गरम आलू मेरी कमर के पीछे डाल दिया कमीज के अंदर।
एंड देन मैश्ड इट विद हिज फुट एंड आई हिट हिम। और उसने जो है, अब सोचे ना, अगर गर्मा गर्म कोई चीज़ ऐसी आपको लगा दी जाए जो चिपकने वाली हो, तो जब गर्म चीज़ चिपक जाती है तो वो तो सही का जलाती है ना बिल्कुल। तो बहुत फुल गर्मा गर्म आलू ना सिर्फ उसके पीछे कमर में डाल दिया कमीज के अंदर, बल्कि उसको पाँव रख के ना उसको मसल भी दिया, तो फुल उसको जो है खाल चल गई होगी अंदर से। तो मैंने फिर इसको मारा। आई टुक द रॉक अवे फ्रॉम द बॉय एंड काइंड ऑफ पैच्ड अप द आर्ग्यूमेंट। तो अब वो आपस में पत्थर लेके इसलिए चढ़ दौड़ा कि जब उसने उसने आलू इनको गर्मा गर्म इनकी कमीज में डाला तो उसने इसको हाथ मारा। अब उसने हाथ मारा तो वो उस समय पत्थर लेके आके, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को, सर फाड़ दूंगा तुम्हारा, मार दूंगा तुम्हें। तो वो सच इतना आ गया बच्चा, उस पर चढ़ दौड़ा। तो अब इन्होंने कहा कि आई टुक द रॉक अवे फ्रॉम द बॉय, मैंने बच्चे से पत्थर ले लिया और किसी तरह से जो इनका आपस में जो झगड़ा था इसको मैंने पैचअप करा दिया। पैचअप का मतलब आपस में मामला रफा दफा करवाना है। एंड काइंड ऑफ पैच्ड अप द आर्ग्यूमेंट, इस बहस को मैंने किसी तरह से रफा दफा किया। आई विल फिक्स यू सेज द किड टू बिल, मैं तुमको अभी सेट कर दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो, ठीक है अभी तो जाने दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा तो मैं अभी काम तमाम करूँगा, तो मैं अभी सेट करूँगा। मैं हमारे कहते हैं ना सर, यानी छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। बाय एंड बाय बिल क्लेम काम्स डाउन एंड सेज, आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता करके बिल थोड़ा सा काम हुआ, थोड़ा उसके हवास बहाल हुए। तो उसने कहा, सैम यू वॉन्ट गो अवे एंड लीव मी हियर अलोन विल यू? सैम तुम आइंदा तो ऐसे नहीं करोगे कि मुझे छोड़ के यहाँ अकेले छोड़ के चले जाओ, हैं ऐसा तो नहीं करोगे ना? आई वेंट आउट एंड कॉट दैट बॉय एंड शुक हिम अंटिल हिज फ्रैकल्स रैटल्ड। फिर मैं ना उठ के गया और मैंने उस बच्चे को पकड़ा, उसको इतना हिलाया कंधों से पकड़ के, यहाँ तक कि उसकी जो छाइयाँ थी ना वो भी हिलने लगी। मतलब सही से उसको डराने के लिए उसको पकड़ के हिला दिया ज़ोर ज़ोर से। इफ़ यू डोंट बिहेव सेज आई विल टेक यू स्ट्रेट होम नाउ, बी गुड। अगर तुम बिहेव नहीं करोगे अच्छे से, अपना रवैया अच्छा नहीं रखोगे, मैं तुम्हें सीधा घर ले जाऊंगा अभी। अब अच्छा बच्चा बन के बैठो। आई मेड हिम एंड बिल शेक हैंड्स, उसके बाद मैंने इन दोनों को हाथ मिलाने को मजबूर किया। देन आई टुक बिल असाइड एंड टोल्ड हिम आई वाज गोइंग टू पॉपुलर कोव, a little village 3 miles away, to find out what reaction the kidnapping had caused. तो मैंने फिर बिल को कोने में ले आया, कहा कि यार मैं जा रहा हूँ, ये 3 मील दूर एक और गांव है पॉपुलर कोव। जब किसी शहर में या किसी थोड़े कस्बे के अंदर जो है वो कोई कुछ होता है ना, तो आसपास के देहात वगैरह में इधर उधर सब जगह खबर फैल जाती है, कोई ऐसा बड़ा इवेंट हो ना। तो अब एक कस्बे के सबसे अमीर आदमी के बच्चे को अगवा कर लिया, तो इनका ख्याल था कि 3 मील दूर के विलेज में भी ये खबर ज़रूर पहुंची होगी। तो मैंने उसको बताया कि मैं जा रहा हूँ, कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रिएक्शन हुआ है उस किडनैपिंग का जो हमने की है, क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है। You know, Sam, says Bill, I have stood by you in earthquakes, fire, floods, and cyclones. I never lost my nerve yet till we kidnapped that kid. यार सैम, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ मैंने दिया है, जल्जलों में आग लगी हो तो तब दिया, तूफानों में सैलाबों में, तूफानों में मैंने कभी जो तुम अपनी हिम्मत मेरी कभी जवाब नहीं दी गई। आई नेवर लॉस्ट माई नर्व, मेरी हिम्मत कभी नहीं टूटी। येट उस वक्त तक टिल वी किडनैप दैट किड, जब तक कि हमने इस बच्चे को अगवा नहीं कर लिया। यू वॉन्ट लीव मी लॉन्ग विद हिम, मुझे ज़्यादा तो नहीं छोड़ोगे इसके साथ, ज़्यादा वक्त तो नहीं तुम मुझे छोड़ के जाओगे इसके साथ। तो आई बी बैक सून, अरे यार मैं जल्दी आ जाऊंगा ना यार, सेज आई, मैंने कहा। यू मस्ट कीप द बॉय अम्यूज टिल आई रिटर्न, अम्यूज का मतलब थोड़ा एंटरटेन रखना, थोड़ा उसको मसरूफ़ रखना। बच्चे को ज़रा तुम मसरूफ़ रखोगे ना, अब तक मैं आ जाऊँ हैं, उसको ज़रा चीज़ों में लगा के रखना। लेट्स राइट द लेटर टू मिस्टर डॉर्सेट, चलो उसके बाद फिर हमें ख़त लिखते हैं मिस्टर डॉर्सेट के नाम, डिमांडिंग द रैंसम एंड हाउ इट शुड बी पेड। उसमें हम जो है वो लिख देंगे कि हमारा मुतालबा है कि हमें रैंसम यानी तावान की रकम दी जाए, और वो कैसे दी जाए ये भी उसमें लिख देंगे। बिल एंड आई रोट इट वाइल रेड चीफ्स ट्रॉटेड अप एंड डाउन गार्डिंग द केव। बिल ने और मैंने मिलके जो है वो एक वो जो ख़त था वो लिखा, और इस दौरान वो जो रेड चीफ साहब थे वो इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे, कमर सीना तान के, कमर अकड़ा के मार्च कर रहे थे, लेफ़्ट राइट इधर से उधर, अप एंड डाउन मतलब यहाँ से वहाँ, गार्डिंग द केव जैसे कि वो किसी इस गार की हिफाजत कर रहे हैं। बिल begged me tearfully to make the ransom $1,500 instead of 2,000। बिल ने मेरी मिन्नत की, भाई प्लीज़ ये जो 2,000 की बजाय 1,500 कर दो यार,
मतलब ताकि आसानी से जल्दी ले जाएं घर वाले तो, ताकि चाय में देर न लगे। सो टू रिलीव बिल आई एग्रीड। तो बिल को थोड़ा सा रिलीफ करने के लिए, थोड़ा उसको सुकून दिलाने के लिए, उसको थोड़ा सा आसानी महसूस करवाने के लिए मैंने उससे उसकी बात मान ली। मैंने कहा चलो ठीक है यार 1500 ले लेंगे। लेटर कुछ यूँ लिखा था, एबेनेज़र डॉर्सेट ESQ। ये जो ESQ है इसको पढ़ा जाता है स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो एक ख़िताब है, जैसे कि हम कहते हैं ना जनाब, तो इस तरह से किसी को इज़्ज़त के तौर पे किसी इलाके के बड़े को मुखातिब करने के लिए स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो एबेनेज़र डॉर्सेट स्क्वायर साहब जनाब, वी हैव योर बॉय, हमारे पास तुम्हारा लड़का है। इट इज़ यूजलेस फॉर एनी वन टू अटैम्प्ट टू फाइंड हिम, ये बिल्कुल बेकार होगा किसी के लिए भी कि कोई कोशिश भी करे कि वो ढूंढे इसको। वी विल ओनली रिटर्न हिम इफ़ यू मीट दीज टर्म्स, हम उसको सिर्फ तभी वापस करेंगे अगर तुम हमारी इन शराइत को मान लो। वी डिमांड $1500, हमारी मांग है कि हमें $1500 चाहिए। द मनी टू बी लेफ्ट एट midnight tonight at the same box as your, कहाँ अच्छा पहले पीछे से पढ़ लेते हैं। द मनी टू बी लेफ्ट एट midnight tonight, आज रात 12 बजे ये पैसा आपने रखना है। एट द सेम बॉक्स एज योर रिप्लाई एट द लोन ट्री, उसी बॉक्स में, एक बॉक्स में रखना है और उसी के साथ आपने अपना जवाब लिखना है। और वो रखना कहाँ है? एक बिल्कुल तन्हा एक दरख्त है वहाँ। सेंड यू आंसर बाय मैसेंजर एट 8:30 टुनाइट, अपना जवाब भेजिएगा हमें 8:30 बजे एक अकेले आदमी के हाथों। ठीक है, एक मैसेंजर के हाथों, सॉरी, एक पैगाम रसा मैसेंजर, किसी कोई बंदा हो उसके हाथों अपना जवाब भिजवा दिएगा कि क्या आप हमारी बात मान गए या नहीं माने। इफ़ यू अटेम्प्ट एनी ट्रेचरी यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन, अगर आपने कोई गद्दारी की, हमारी बातों से कुछ आपने बगावत की, तो फिर आप अपने बेटे को कभी ना देख पाएंगे। इफ़ यू पे द मनी ही विल बी रिटर्न टू यू सेफ एंड वेल, अगर आप पैसे जमा करा देंगे तो वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा बिल्कुल महफूज और बिल्कुल अच्छी हालत में। दीज टर्म्स आर फाइनल, ये बिल्कुल हमारी फाइनल टर्म्स हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, हतमी बात है। इफ़ यू डू नॉट एक्सीड टू दैम नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी अटेम्प्टेड, अगर आप ये नहीं मानेंगे तो हम दोबारा मज़ीद आपसे कोई बात भी नहीं करना चाहेंगे। यानी फिर क्या करेंगे, फिर मतलब बच्चे के साथ जो भी करें हम, फिर आप जिम्मेदार होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आई वॉकड टू डेस्परेट मैन, और ये जो ख़त है ये लिखा है दो बेचारे मजबूर लोगों ने, तो मतलब मजबूरन हम आपके बच्चे को अगवा किया, बस हमारी मजबूरी थी, क्या करते। आई वॉक टू द पॉपुलर केव एंड sat around the post office store chatting to customers. One guy says that he hears Summit is all upset on account of Elder Dorset's boy having been lost or stolen. तो मैं बैठ गया वहाँ पे जाके, जो जिस विलेज में मुझे जाके सुननी थी, खबर लेनी थी कि क्या हुआ भाई बच्चे का, हमने अगवा किया, कोई ख़बर आई नहीं आई। तो मैं पोस्ट ऑफिस स्टोर के पास जाके बैठ गया, क्योंकि उस ज़माने में आमतौर पे पोस्ट ऑफिस बड़ी सेंट्रल लोकेशन पे होता था, लोग बहुत इज्जत करते थे पोस्ट ऑफिस वालों की, क्योंकि वो सबको ख़त पहुँचाते थे। ज़ाहिर ना ईमेल का दौर था, ना इस तरह का कोई ज़माना था, तो पोस्ट ऑफिस की बड़ी हैसियत थी। तो चूँकि अंदाज़ा था कि वहाँ ज़्यादातर लोग जमा होते हैं, तो या आते जाते वहाँ बहुत लोग गुजरते हैं वहाँ से काम के सिलसिले में, तो वहाँ से ख़बर सही मिल सकेगी। तो एक बंदा वहाँ कह रहा था, अच्छा मैं वहाँ बैठ के जाके चैटिंग टू कस्टमर्स, वहाँ पे जो कस्टमर्स आ रहे थे पोस्ट ऑफिस की तरफ, उनसे बातें कर रहा था। वन गाय सेज, उसने, एक बंदे ने बोला कि उसने सुना है कि समिट में काफ़ी इधर से उधर लोग अपसेट हैं ऑन अकाउंट ऑफ, इस वजह से, किस वजह से, कि एल्डर डॉर्सेट्स बॉय हैविंग बीन लॉस्ट, और उनके एल्डर डॉर्सेट जो है उसके बेटा जो है वो तो खो गया, या उसको कोई चुरा के ले गया, यानी अगवा कर लिया गया। दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू नो, यही मुझे जानना था, बस यही था जो मुझे जानना था। I posted my letters surreptitiously and came away. तो मैंने जो है ना वो अपना ख़त बहुत ही सीक्रेटली पोस्ट किया, यानी पोस्ट ऑफिस बॉक्स में डाल दिया, और मैं वहाँ से आ गया surreptitiously, छुप छुपा के। When I got back to the cave, Bill and the boy were not to be found, so I waited.
जब मैं वापस केव में आया तो ना बिल वहाँ मौजूद था ना लड़का वहाँ मौजूद था, तो मैंने इंतज़ार किया। हाफ एन आवर लेटर बिल अपीयर्ड आउट ऑफ द बुशेस। आधे घंटे बाद बिल जो है वो जाहिर हुआ झाड़ियों में से। बिहाइंड हिम वॉज द किड स्टेपिंग सॉफ्टली लाइक अ स्काउट। उसके पीछे जो है वो एक वो लड़का था और बहुत ही खामोशी से अपने कदम रख रहा था, जैसे कि वो कोई स्काउट हो। स्काउट आमतौर पे वो होते हैं जो कोई फ़ौज अपने आगे भेजती है, जब पीछे से फ़ौज आ रही होती है तो आगे भेजती है कुछ लोगों को जायज़ा लेके आएँ कि हालात साफ़ हैं। तो स्काउट्स की खुसूसियत ये होती थी कि वो बहुत खामोश रह सकते थे, यानी उनका जो आगे जाके जायज़ा लेने का अंदाज़ होता था वो बड़ी खामोशी से होता था, ताकि कोई अगर दुश्मन मौजूद हो तो उसका अंदाज़ा ना हो जाए कि हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो बड़े खामोश अंदाज से जो है वो आ रहा था लड़का, विद अ ब्रॉड ग्रिन ऑन हिज फेस, और उसके मुंह पे बड़ी खिलखिला रहा था मुस्कुराहट से उसका मुंह। बिल स्टॉप्ड, took off his hat and wiped his face with a red handkerchief. बिल वहाँ रुक गया, उसने अपना हैट उतारा और अपना मुंह जो है ना वो साफ किया एक लाल रुमाल से। द किड stopped about 8 feet behind him, और बच्चा वहाँ उससे तकरीबन 8 फुट दूर रुक गया। सैम says बिल, आई एम सॉरी बट द बॉय इज गॉन। सैम यार मुझे माफ़ करना, लेकिन वो लड़का तो जा चुका है, गायब हो गया यार। आई हैव सेंट हिम होम, मैंने उसको जो है ना वो घर भेज दिया है। आई हैव बीन subjugated to such awful tortures I reached my limits। यार मुझे उसने जो है ना वो इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया, इतना मेरा हौलिया बिगाड़ दिया। सब्जुगेट होना वो कहते हैं जब किसी के ऊपर मजालिम किए जाएं, किसी के ऊपर बड़ी तकलीफ़ें बरसाई जाएं, बहुत जुल्म किया जाए किसी के ऊपर, तो वो कह सकता है कि मैं सब्जुगेट किया जा रहा है। किसी को ग़ुलाम बना के उसके ऊपर जो है वो कोई ऐसे क़वानीन लागू किए जाएं या कोई ऐसी उसके साथ हरकतें की जाएं कि उसको जुल्म लगे, तो ये सब्जुगेशन होती है। तो मुझे इतने ख़तरनाक किस्म के टॉर्चर्स मुझे सब्जुगेट किए गए, यानी मेरे पर ज़बरदस्ती नाफिज किए गए, मुझे पर इतने जुल्म तोड़े गए, इतने ख़तरनाक मेरे पर उन्होंने काम किए कि मुझे उसको छोड़ना पड़ा, उसको घर भेजना पड़ा। मेरी तो हद हो गई थी, मेरी लिमिट पहुंच हो गई थी। व्हाट्स द ट्रबल बिल, मसला क्या है बिल, क्या प्रॉब्लम क्या है? आई वॉज रोड लाइक अ हॉर्स, वो मेरे पर ऐसे बैठा जैसे कि मैं को घोड़ा हूँ, तो मुझे घोड़े की तरह चलाया उसने मेरे ऊपर बैठ के। देन आई वॉज गिवन ओट्स, सैंड एंड एडिबल आई टेल यू सैम। अब तो मुझे ओट्स खाने के लिए दिए गए, और तुम तो जानते हो ना सैम कि मिट्टी तो नहीं खा सकते ना हम। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सैम, अ ह्यूमन कैन ओनली स्टैंड सो मच, एक इंसान बस एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है ना यार। उसने मुझे मिट्टी के ओट खिलाने की कोशिश कर रहा है, मेरे कमर पर बैठ के मुझे भगा रहा है घोड़ा समझ के, चल 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 घोड़ा करके मुझे चला रहा है, और मुझे ज़बरदस्ती क्या कह रहा है, ये खाओ मिट्टी, ये तुम्हारा खाना है, ये तुम्हारे जौ है, तुम शौक से खाते हो, खाओ इसको जौ समझ के। तो एक भाई एक आदमी एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है ना। आई टेक्स हिम डाउन द माउंटेन, मैं उसको माउंटेन के नीचे लेके गया। ऑन द वे ही किक्ड एंड बाइट्स, ही किक्स एंड बाइट्स, और रास्ते में मुझे लाते मार रहा था, काट रहा था, बट ही इज गॉन, लेकिन भाई वो चला गया है, गॉन होम, वो घर चला गया। आई शोड हिम द वे, मैंने उसको रास्ता दिखा दिया था। आई एम सॉरी वी लॉस्ट द रैंसम, मुझे अफसोस है कि हमें वो तावान की रकम हमारे हाथ से निकल गई, बट इट वॉज आइदर दैट और मी टू द मैड हाउस, या तो ऐसा होना था कि मैं उसको भेज देता, और अगर नहीं भेजता तो मुझे से पागल खाने जाना पड़ जाता भाई। बिल से जायज हैव अ लुक बिहाइंड यू, बिल मैंने कहा भाई ज़रा मुड़ के तो देखो। बिल टर्न्स एंड सीज द बॉय एंड लूजेस हिज कम्प्लेक्शन एंड सिट्स डाउन। कम्प्लेक्शन कहते हैं वैसे तो स्किन कलर को, यानी उसका रंग उड़ गया। बिल जो है वो मुड़ा, उसने बच्चे को देखा, उसका रंग उड़ गया। फॉर एन आवर आई वॉज अफ्रेड फॉर हिज माइंड, 1 घंटे तक तो मैं बड़ा परेशान था कि बेचारे का दिमाग कहीं पलट ही ना जाए, मतलब पागल ही ना हो जाए। एंड देन आई रिमाइंडेड हिम that we could get the ransom and be off with it by midnight if old Dorset paid up। ठीक है, देखो यार, अगर उस ओल्ड डॉर्सेट यहाँ पे बूढ़े के एतबार से नहीं कहा जा रहा, मतलब एक खिताब करने का अंदाज है, दैट ओल्ड मैन, वो कम बख्त आदमी, इस तरह से कि ना, मतलब नेगेटिवली खिताब करने का एक अंदाज भी है कि ओल्ड कह के किसी को मुखातब किया जाए। तो अगर उसने पैसा वक्त पे दे दिया, पेड अप, अगर उसने पैसा वक्त पे दे दिया, तो यार हम तो आज रात तक आराम से सारे मसले से फारिग हो जाएंगे, हमें पैसे ही मिल जाएंगे। सो बिल ब्रेस हिमसेल्फ, तो बिल ने अपने आप को थोड़ा संभाला। ब्रेसिंग वन सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को थोड़ा संभालना, यानी यार चलो थोड़ा और खींचते हैं, थोड़ा और संभालते हैं। दिस वॉज माई स्कीम फॉर कलेक्टिंग रैंसम,
मेरा मंसूबा जो था ये रैंसम कलेक्ट करने का, तावान जमा करने का, कि ऐसे कि हम पकड़े भी ना जाएं. द ट्री अंडर विच द आंसर एंड लेटर द मनी वाज टू बी लेफ्ट वाज इन अ वाइड ओपन एरिया. तो वो प्लान किया था कि वो दरख्त जिसके नीचे जवाब अभी आएगा, मैंने बताया कि जवाब भेजेगा, और फिर उस बाद में पैसे भी उसी दरख्त के नीचे आएंगे. वो क्या था, वॉज इन अ वाइड ओपन एरिया. वो काफ़ी खुले से जगह पे था, वो जगह बिल्कुल खुली हुई थी. इन एनी इफ एनी पुलिस केम, अगर कोई भी पुलिस का बंदा आता, आई वुड सी देम इन अ माइल ऑफ. मैं 1 मील दूर से उनको देख सकता था. अगर ऐसा होता कि वो पुलिस वालों को साथ लाता तो मैं 1 मील दूर से ताड़ लेता कि पुलिस आ रही है. एट 8:30 आई वॉज वेल हिडन इन द ट्री वेटिंग. मैं उस दरख्त के अंदर बड़े अच्छे से छुपा हुआ बैठा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था. 8:30 Exactly on time, a half-grown boy rides up the road on a bicycle, slips a note into the box, and pedals away again. तो वहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ था. तो ठीक बिल्कुल टाइम पे एक थोड़ा सा ही बड़ा बच्चा, हाफ ग्रोन बॉय मतलब थोड़ा ही बड़ा बच्चा था, आधा बड़ा बच्चा मतलब थोड़ा ही बड़ा बच्चा था, वो सड़क पे बाइसाइकिल चलाता हुआ आया. उसने एक नोट जो वो निकाल के स्लिप कर दिया, यानी डाल दिया उस बॉक्स के अंदर, और फिर पैडल चलाता हुआ वापस चला गया. आई गॉट द नोट एंड वॉज बैक एट द केव सून आफ्टर. मुझे नोट मिल गया और फिर मैं वापस अपने केव तक पहुंचा फ़ौरन ही उसके बाद. बाय द लैंटर्न आई रेड इट टू बिल. मैंने लालटेन की रोशनी में वो बिल को पढ़ के सुनाया. क्या लिखा था जी खत में? टू डेस्परेट मैन. उन्होंने अपने आखिर में नाम बताने के बजाय लिखा था ना कि हम 2 मजबूर आदमी हैं तो इसलिए कर रहे हैं. तो उन्होंने जो सवाल ये शुरू यहाँ से किया मुखातिब करना. जैसे कहते हैं ना कि किसी कोई बंदा होता है तो उसको उसके बंदे से ना के उसके नाम से मुखातिब करते हैं. आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं तो आप टू दी प्रिंसिपल करते हैं. आप अगर जो है वो दोस्त को नाम खत लिखते हैं तो दोस्त का नाम ही लिखते हैं, उसको मुखातिब पे कहते हैं. तो उन्होंने जो है इनका मुखातिब कैसे किया? 2 बेचारे लोगों, जेंटलमैन आई रिसीव योर लेटर. जनाब, हमें आपका ख़त मौसूल हुआ, या मुझे आपका ख़त मौसूल हुआ. आई थिंक द रैंसम यू आस्क फॉर द रिटर्न ऑफ माई सन इज़ अ लिटिल हाई. मुझे लगता है कि वो जो तावान तुम मेरे बेटे की वापस करने के लिए मांग रहे हो वो थोड़ा ज़्यादा है. आई हेयर बाय मेक यू अ काउंटर प्रपोजिशन. तो अब मैं आई हेयर बाय डू समथिंग का मतलब अब आप तैयार हो जाए, मैं काम करने वाला हूँ. तो अब मैं आप तैयार हो जाएं, आपको जो है वो मैं एक जवाबी प्रपोज़ल दे रहा हूँ, जवाबी ऑफ़र कर रहा हूँ. आपने तो ये कहा ना कि 1500 हम आपको दे दें और आप हमें बच्चा लौटा देंगे. अब हमारी तरफ से ऑफ़र सुन लीजिए, विच आई एम श्योर यू विल एक्सेप्ट. और मुझे यकीन है कि आप मेरी ऑफ़र मान भी लेंगे. यू पे मी $250 इन कैश. आप मुझे दीजिए $250 कैश में. एंड आई एग्री टू टेक हिम ऑफ योर हैंड्स. और मैं इस बात के लिए राज़ी हो जाऊंगा कि मैं उसे आपके हाथों से ले लूँ, यानी आपकी जान बख्शी करवा दूँ, मैं आपकी उससे जान खुलासी करवा दूँ. अगर आप मुझे $250 देंगे तभी ऐसा होगा. बट ब्रिंग हिम एट मिडनाइट सो दैट द नेबर्स डोंट स्टॉप यू. और अगर आप उसको वापस लाएं पैसों के साथ तो आप उसको आधी रात को लाइएगा, वरना पड़ोसी आपको उसको वापस लाने नहीं देंगे. ऐसा ना हो कि पड़ोसी आपको वापस ना लाने दें, कहें भाग जाओ इसको लेके, वापस नहीं आना यहाँ पे. Yours respectfully, Ebenezer Dorset. आपका बड़ा खादिम Ebenezer Dorset. The cheek, I began, but glanced at Bill and hesitated. His eyes were pleading with me. अब ये थोड़ा सा गुस्से में कुछ कहने वाले थे, तो वो बात आधी ही रह गई. एग्जैक्टली क्या लफ्ज़ कहने वाले थे यहाँ पे आधा ही रह गया, और उसको आधा ही छोड़ देना तो बेहतर है. मैं कहना शुरू किया, लेकिन मैंने बिल की तरफ एक नज़र उठा के देखा और मैं थोड़ा सा फिर ना रुका, थोड़ा सा झिझका. His eyes were pleading with me. उसकी वो अपनी आंखों से मुझसे मिन्नत कर रहा था. सैम says, we've got the money. हमारे पास हैं ये पैसे, $250 हैं यार हमारे पास. This kid will send me crazy. यार ये बच्चा मुझे पागल कर देगा. I think Mr. Dorset is generous for making such an offer. मुझे तो लगता है मिस्टर डॉर्सेट बहुत ही मेहरबान आदमी है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत मेहरबानी कर रहे हैं कह के कि हमें ये ऑफ़र दे रहे हैं वो. डोंट लेट द चांस गो. यार ये चांस मिल गया है इस बच्चे से निजात हासिल करने का, इसको मत जाने दो यार. 250 दे के काम चला लो, जान छुड़ाओ. ऑनेस्टली बिल सेज आई,
ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स टू। हाँ, वो मेरे भी सर पे सवार हो गया, मुझे भी दिमाग पे जो है ना ये सवार हो गया बच्चा। वील टेक डॉर्सेट्स ऑफर एंड मेक अवर गेट अवे। यार हम डॉर्सेट की ये बात मान लेते हैं और फिर यहाँ से हम निकलते हैं। वी मेक अवर गेट अवे, हम यहाँ से फिर सूरत हाल से अपने आप को बचा के निकाल ले जाते हैं। That night we got him to go by saying that his father had brought a new toy for him. उस रात हम उसको ले जाने में कामयाब हो गए और लेके ऐसे गए कि हमने उसको बताया कि उसके अब्बा जान जो हैं वो एक बड़ा ज़बरदस्त खिलौना लाए हैं उसके लिए नया। एंड वी वर गोइंग टू प्ले विद द न्यू टॉयज द नेक्स्ट डे। और तुम अभी रात को चले जाओ, फिर अगली सुबह हम मिलके उस नए खिलौने से हम सब मिलके खेलेंगे। Just a moment when I should have been collecting a ransom, Bill was giving $250 to Dorset. वो मौका, वो लम्हा जबकि मुझे जो है वो तावान कलेक्ट करना था, उस लम्हे बिल जो है वो डॉर्सेट को $250 पकड़ा रहा था। यानी होना तो ये चाहिए था कि हम तावान कलेक्ट करते हो ये रहा है कि हम बच्चे के वालिदैन को पैसे जमा करा रहे हैं। When the kid found out we were going to leave him, he fastened himself as tight as a leech to Bill's neck. लीच क्या होती है? लीच एक कीड़ा होता है जो अक्सर मार्शी एरियाज में पाया जाता है, जिसको हम उर्दू में जौंक कहते हैं, जो इंसान की खाल पे चिपक जाता है और फिर ऐसे ऐसे उसका खून चूसना शुरू कर देता है। उसको खींच के उखाड़े ना तो खाल में भी ज़ख्म हो जाता है, इतना कस के वो चिपकता है। तो उसका तरीका फिर यही होता है कि उसको या तो खून पूरा पी लेना दिया जाए, जब उसका पेट भर जाए तो वो खुद ही झड़ जाता है आपका मुँह छोड़ के, ठीक है, आपकी खाल छोड़ के। तो लीच बड़ी ज़ोर से चिपकती है और उसको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है वो जब बच्चे को पता चला कि हम जो है वो जाने वाले हैं, तो उसने जो है वो अपने आप को कस के बांध लिया, कस मजबूती से बांध लिया अपने आप को बिल की टांगों से। और उसके बाद अब्बा जान बड़ी उससे मिन्नत समझत करके उसको वहाँ से लेके गए। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम आस्क्ड बिल। तुम उसको कितनी देर के लिए पकड़ सकते हो भाई? आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आई यूज टू बी सेड ओल्डर से। मैं उतना ताकतवर नहीं रहा जितना पहले कभी हुआ था, बट आई थिंक आई कैन प्रॉमिस यू 10 मिनट्स। लेकिन देखो मैं 10 मिनट तक इसको पकड़ के रख सकता हूँ, उससे लंबा मैं नहीं पकड़ सकता इसको। इनफ, बहुत है 10 मिनट। इन 10 मिनट्स आई शिल क्रॉस द कंट्री। 10 मिनट के अंदर मैं तो पूरा इलाका ही क्रॉस कर जाऊंगा। एंड बी ओवर द कैनेडियन बॉर्डर, पूरा मुल्क पार करके मैं कनाडा के बॉर्डर तक चले जाऊंगा। अब ये आप लोग जहन में बात है, मैंने अब बताया था, आप ये साउदर्न स्टेट्स में, तो साउदर्न स्टेट से नॉर्दर्न स्टेट में जाने का मतलब पूरा मुल्क पार करके मैं निकल के कनाडा भी पहुंच जाऊंगा, जो कि उसके बराबर में लगता है दूसरा मुल्क अमेरिका में। And as dark as it was, and as fat as Bill was, and as good a runner as I am, he was a mile and a half out of Summit before I could catch up with him. और हालांकि इतना अंधेरा था जितना कि था अंधेरा उस वक्त, और बिल वाकई जितना मोटा था जितना कि बिल मोटा था, और मैं जितना अच्छा रनर हूँ जितना कि मैं हूँ, उसके बावजूद भी तकरीबन 1.5 मील के बाद जाके कोई मैंने इसको पकड़ पाया। इतना मुझसे आगे निकल गया साहब भागने में समिट से बाहर, इससे पहले कि मैं उसको पकड़ पाता, और 1.5 मील दूर निकल गया था, इतना खौफजदा हो गया था। ठीक है जी, तो ये कहानी थी जनाब ओ हेनरी का। एक फ़नी सा पार्ट था इसमें, एक फ़नी सा इनका एक स्टोरी थी जो आप लोगों ने सुनी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको अपने जवाबात खुद लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमें चाहते हैं कि आप लोग इस बात के आहिस्ता आहिस्ता माहिर होते जाएं कि जवाब खुद से कैसे लिखने हैं। तो जनाब आपको एग्ज़ाम में रट्टा लगा के जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, चीज़ें याद करके जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आपके टीचर बोलेंगे कल टेस्ट ले लूँ, आप बोलेंगे जी जी ज़रूर ले लें, हमें तो चैप्टर पढ़ के समझ में आ गया था, अब आप जब सवाल पूछेंगे हम जवाब दे देंगे। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर बताते वक्त मैं आपको ये कह रहा था कि इसकी अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए, और सवालों को भी मैं समझा देता हूँ, जवाब आपने खुद लिखने हैं जनाब। ठीक है, फिर अगर जवाबों में कोई कमी बेशी होगी तो आप उसको चेक करवा लीजिएगा, ताकि वो इम्प्रूव होते जाएं हर चैप्टर के साथ साथ, आखिरकार बेस्ट हो जाए आपके जवाब। और कोई टीचर अगर अवेलेबल ना हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के अपने जवाब बता सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा कि कैसा जवाब है, या फिर आप मुझे यहाँ ईमेल कर दें। तो पहला सवाल है जी, विच पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द स्टोरी सेट इन? द स्टोरी इज सेट इन द डैश 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 इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उस इलाके का नाम लिख दीजिएगा। ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, इंक फिर चेंज कर लेते हैं हम, अब दफ़ा ग्रीन इंक लेके आते हैं जी। सो वाई डिड द टू ओल्ड मैन डिसाइड टू किडनैप समवन? ये दो लोगों ने क्यों, वाई डिड द टू मैन डिसाइड
decide to kidnap someone. तो जवाब क्या होगा? The two men decided, क्योंकि सवाल पास्ट टेंस में, जवाब भी पास्ट टेंस में होगा. The two men decided to kidnap someone because they were short of, कुछ उनके पास क्या कमी थी किस चीज़ की, बताइएगा जरा. और वो क्या फायदा उठाना चाह रहे थे इसके किडनैप से. What is the first sign we have in the story that the kidnappers have picked a difficult victim? ये पहली कौन सी अलामत थी जिससे हमें पता चलता है कि उन्होंने एक मुश्किल टारगेट चुन लिया है. तो the first sign that we have in the story that the kidnappers have picked a difficult victim is, ये पूरा आपने लिख दिया सवाल के हिसाब से. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ सवाल के हिसाब से जवाब बनाना है, तो आपने ये पूरा लिख दिया. अब आप आगे बता सकते हो क्या निशानी थी. इससे अंदाज़ा होता है कि इन्होंने कुछ मसले वाला बच्चा पकड़ लिया. तो वो जो बिल्ली को पत्थर मार रहा था उससे पता चल रहा था कि ये बड़ा खूंखार सा बच्चा है. भाई बहुत से बच्चे आमतौर पे बिल्ली कुत्तों से डरते हैं और ये उल्टे उन पे चढ़ दौड़ रहे हैं. फिर व्हाट डू वी लर्न अबाउट एबेनेज़र डॉर्सेट? इन साहब के बारे में, एबेनेज़र डॉर्सेट के बारे में क्या जानते हैं? वी नो दैट मिस्टर एबेनेज़र डॉर्सेट इज़ अ रिच मैन, ही इज़ अ प्रोमिनेंट फिगर, और इस तरह की और बातें हैं. और फिर वो कारोबार करते हैं जिसमें वो उधार पे चीज़ें देते हैं और फिर वो उनका फोरक्लोजर कर लेते हैं. ये सारी बातें यहाँ पे आ जाएंगी. अब इसका जवाब जो है वो आप पे डिपेंड करता है. इसको आपने पढ़ना है स्टोरी को दोबारा गौर से और देखना है कि क्या वाकई बिल और सैम ने कोई और भी जुर्म किया था इसमें या नहीं. अगर आपको लगता है कि इसमें कोई और जुर्म भी किया था इन्होंने साथ साथ में, तो आप बताएंगे द अदर क्राइम्स दैट सैम एंड बिल कमिटेड वर, या फिर आप कहेंगे सैम एंड बिल डिड नॉट कमिट एनी अदर क्राइम इन द स्टोरी. And do we learn about, what do we learn about जॉनी डॉर्सेट? जॉनी डॉर्सेट बच्चे का नाम था, इसके बारे में हम क्या जानते हैं? जॉनी डॉर्सेट वाज, वी लर्न इन द स्टोरी दैट जॉनी डॉर्सन इज़ अब फिर यहाँ से आप इसकी तारीफ होंगे, पुल बांध देंगे क्या किस टाइप का लड़का था, इतने साल का था, इस टाइप का इसका टेम्पर था, इतना गुस्से में रहता था, और अचानक से जो है वो इस बात का ख्याल ही नहीं करता था किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, गुस्से में आके चीज़ें मार देना, अजीब अजीब सी इमेजिनेशन करना जिसमें जो है लोगों का नुकसान हो रहा हो. ये सारी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं. What games did Johnny Dawson play? Johnny Dawson was playing the game of Red Indians versus the Britishers, and in that game he was fighting or thinking about fighting with the two whom he represented as the British Army or the pale faces. ठीक है, तो Why did Bill try to release Johnny before they had the ransom? बिल ने क्यों कोशिश की कि वो निकल जाए? Bill tried, क्योंकि सवाल में did है तो उसमें ed लगेगा, TRIED. Bill tried to release Johnny before they had the ransom because Johnny was getting on their nerves. Johnny जो है वो उनका दिमाग ख़राब कर रहा था, Johnny उनको बहुत मुश्किल में ले आया था, इसलिए उन्होंने जो है वो उससे पहले कोशिश की. तो बिल ने क्यों कोशिश की? तो बिल के साथ ख़ास तौर पे ये हुआ था, ज़्यादातर तो बिल के साथ ही हुआ था, तो इसलिए बिल का जिक्र है कि बिल ने ऐसी क्यों कोशिश की कि वो जान छूट जाए उससे, और वो पहाड़ी पे से नीचे लेके गया था, उसको रास्ता दिखा के आ गया था, तो वो इसलिए किया था उसने. हालांकि बाद में वो खुद ही वापस आ गया था, बच्चा पीछे पीछे बिल का, बिल को अंदाज़ा ही ना हुआ था, वो इतना खामोशी से वापस आया था. हाउ डिड सैम एंड बिल गेट जॉनी गो टू होम? सैम एंड बिल गॉट, डिड ना सवाल में, तो गेट का पास्ट टेंस होगा. Sam and Bill got Johnny to go home by telling him a lie that, उसको उन्होंने झूठ बोला. वो झूठ क्या था ये बता दीजिए आप, कि जी तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए खिलौना लिया और हम तुमसे मिलने आएंगे, वो खिलौना खेलने, तुम्हारे सुबह सुबह के वक्त उस खिलौने से खेलने के लिए. Where did Bill say that he would get in 10 minutes? बिल ने क्या कहा कि वो 10 मिनट में कहाँ पहुँच जाएगा? जब उसके अब्बा ने कहा था ना कि जी मैं 10 मिनट के लिए इस बच्चे को पकड़ सकता हूँ, उसने कहा फिक्र ना करें 10 मिनट बहुत है, 10 मिनट में तो मैं पूरा मुल्क पार कर जाऊँगा. इज़ दैट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? व्हाट डज इट मीन? तो क्या वाकई वो समझ रहा था कि मैं 10 मिनट में मतलब मुल्क पार कर जाऊँगा? ज़ाहिर है उसको भी पता है कि मैं नहीं कर सकता. व्हाट डिड ही मीन? ही मीन्स दैट. तो इसका मतलब क्या है? वो ये बताना चाह रहा था कि मैं बहुत तेज़ भागूंगा और मैं आपको कभी देखूंगा भी नहीं, इतना तेज़ भागूंगा बिल्कुल यहाँ से दफ़ा हो जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊँगा.
ठीक है, तो ये आप बताएंगे कि इसका क्या मतलब था, ये महाभारतन कहा गया था। What effect did Johnny have on the two men? तो ये एक सवाल पीछे आ चुका है, थोड़ा मिलता जुलता दोबारा लिख लेते हैं। जॉनी पे क्या असरात थे इस इन दोनों आदमियों के ऊपर, जॉनी ने क्या असरात मतलब किए इन दोनों आदमियों के ऊपर? तो आप बता सकते हैं द इफेक्ट्स दैट जॉनी हैव से हैड हो जाएगा डिड की वजह से। जॉनी हैड ऑन द टू मेन वर दैट वन ऑफ देम had lots of bruises and he was mentally so much disturbed that it was seemed that he might have to go to the madhouse and eventually उन दोनों के साथ क्या हुआ, इन दोनों को अपने पैसे छोड़ने पड़े उसको, वैसे ही बल्कि उल्टे पैसे दे के उससे जान छुड़ानी पड़ी। विच कैरेक्टर्स डू यू फील सिंपैथी फॉर एंड वाई? तुम आप लोगों को किस किरदार से कुछ रहम आ रहा है उसके बारे में देख के या सोच के? तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हमेशा जिसका भी आप नाम लेंगे तो आपने बताएंगे क्यों। तो कैरेक्टर्स तो तीन ही है ना, विल है, सैम है और वो लड़का जॉनी है। बाकी तो इसमें बाकायदा कैरेक्टर आए ही नहीं है। या चलो आप कह सकते हैं कि जी सैम या बिल का के जो वालिद हैं वो भी कहानी में उनका भी वो किरदार है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से किसके साथ आपकी हमदर्दियां हैं, किस किस किरदार के साथ आपको ज़्यादा हमदर्दी है और क्यों है उस किरदार के साथ ज़्यादा हमदर्दी? 99% बच्चे इसमें जो जवाब लिखते हैं बता देता हूँ कि 99% बच्चे इसमें हमदर्दी करते हैं बिल के साथ। तो जवाब दीजिए क्यों? क्योंकि वो बेचारा इतना पिटा, इतना यूँ हुआ, इतना ऐसा हुआ। 1% बच्चे जो है वो कहते हैं कि हमें हमदर्दी जॉनी के साथ है क्योंकि वो इवेंचुअली जो भी हो, जैसा भी बिहेव कर रहा हो, एक्चुअली तो वो उसको अगवा करके लाया गया था ना। तो अगवा करके जब ले आए थे तो असल में सारी गलती तो इन दोनों की थी, अब वो जो भी बिहेव करे उसकी गलती तो नहीं। तो ये भी कुछ लोग जवाब लिखते हैं। दोनों जवाब सही हैं, दोनों जवाब सही माने जाएंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं कि आप लोग इन सवालों के जवाब अपनी तरफ से कितना अच्छे अच्छे से अच्छा लिखते हैं और कौन आप में से ज़्यादा अच्छे जवाब लिख के दिखाता है हमको। ठीक है जी, अब अगर आपको कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, इस पर पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आज का ये मज़ेदार सा लेसन एंड करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।